हेलो एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने अपने पिछले लेक्चर में ये सब कुछ कवर कर चुका था। बेसिकली जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हम ये सारी चीजें देख चुके थे। हम इसके सबसे पहले हमने ये देखा था कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होती है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि कोई वो चीजें जो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है उनको हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। उसी के साथ हमने अपीलेट जुरिडिक्शन में देखा था, उसके टाइप्स देख लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील्स, क्रिमिनल अपील्स। ठीक है, फिर हमने कंसल्टिव फंक्शंस भी देख लिया था। ठीक है, कि आर्टिकल 143 के हिसाब से क्या कि अगर कभी प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होगी तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी। ठीक है, जुरिडिक्शन एज टू जुडिशियल रिव्यू में हमने क्या देखा था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सारे लॉस को और सारे ऑर्डर्स को देखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, उनके खिलाफ तो नहीं जा रहे। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। All its judgments and records are in writing and published, and they are kept as record. In the subordinate court, these judgments are produced as examples and the subordinate court follow them. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नाउ व्हाई इट इज नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? क्योंकि जितनी भी जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लिखा जाता है, और उन्हें पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इससे जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब कि जो बेसिकली हाई कोर्ट्स हैं और उससे भी छोटे लेवल के कोर्ट्स कोर्ट्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब जो एडवोकेट्स हो गए या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जज हो गए, तो ये सारे लोग जो है वो उसको एज एन एग्जाम्पल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके जजमेंट्स और रिकॉर्ड्स को जो है राइटिंग में पब्लिश करा जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि वो एक एग्जाम्पल ट्रीट कर सके, एग्जाम्पल बन सके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। ठीक है, देन हम अपने 6 पॉइंट पे आते हैं। अदर वर्क्स। ठीक है, तो आप एक चीज होती है जो किसी हेडिंग में, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो किसी हेडिंग में नहीं आती, तो उसको हम एक अलग हेडिंग में हमने उसको दे दिया है, उसको बोला है हमने अदर वर्क्स। द सुप्रीम कोर्ट बिसाइड्स द अबव डज फॉलोइंग वर्क। ठीक है, तो ये सारे काम के अलावा वो और भी कुछ काम करती है जिसको उन्होंने पॉइंट्स में बताया है। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, मतलब उन पे देखती है, उन पे उनका देख रेख करती है, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, वो सारे काम सही कर रहे हैं, तो ये भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। देन टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इट्स ओन स्टाफ एज वेल एज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड स्टाफ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी देखती है कि किस तरीके की कंडीशंस है, मतलब लोग किस तरीके से काम, सर्विस कंडीशन मतलब लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन की किसको प्रमोशन देना है, किसको टर्मिनेशन मतलब किसको हटा देना है काम से। ठीक है, और किसकी अपनी खुद के स्टाफ की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का जो स्टाफ होगा ना, कुछ लोग कोर्ट में भी काम करते होंगे, तो उस स्टाफ में से लोगों का काम देखना, प्रमोशन देखना, टर्मिनेशन देखना, ये सारे काम भी करती है, और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और स्टाफ को भी देखती है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब कि जो सबऑर्डिनेट अपने कोर्ट्स में हमने अभी बात करी थी, तो उनके जो अपने स्टाफ वगैरह है उनको भी देखते हैं। ठीक है, सी अगर अपन देखें, पावर टू पनिश एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, उनके पास ये पावर भी, उनके पास मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो पनिश कर सके किसी भी पर्सन को जो कि गिल्टी पाया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, मतलब कोर्ट के हिसाब से अगर कोई भी गिल्टी पाया जाए तो उसको जो है पनिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी उसकी एक पावर है। ठीक है, द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस हैव बीन प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं बोल, मतलब तीन ही ऑर्गन है बेसिकली। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू आवर डेमोक्रेसी ऑब्वियसली। ठीक है, जिसने डेमोक्रेसी के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, और सारे सिटीजन्स के जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से प्रोटेक्टेड है। ठीक है,
अभी मैं जल्दी से ये 4 हमने आज क्या पढ़ा था, 5th और 6th पॉइंट पढ़ा ना आज हमने, तो मैं इसके जल्दी से नोट्स लिखवा देती हूँ। अच्छा, ये तो मैं शायद करा चुकी हूँ। आई थिंक अदर वर्क्स तो ऑलरेडी दिए ही हुए हैं पॉइंट्स में, आई डोंट थिंक कि मुझे वो लिखने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट जो था वो मैंने लिखवा दिया है कि कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, कि इसमें जितने भी जुरिडिक्शन होती है, जितने भी केसेस आते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, पहले लिखे जाते हैं और फिर उन्हें पब्लिश भी कराया जाता है, ताकि उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो इसका फायदा उठा सके, बेसिकली वो पूरे केसेस को एज एन एग्जाम्पल ट्रीट कर सके। उसके अदर वर्क्स में क्या था कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी की देख रेख करता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, अपने स्टाफ के बारे में पता रखता है कि किसको प्रमोशन देना है, किसको निकाल देना है, काम सही हो रहा है या नहीं, अपना भी और अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी। साथ में उसके पास ये पावर भी होती है कि अगर कोई कोर्ट के हिसाब से गिल्टी पाया जाता है तो उसको वो पनिश करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सॉरी, under the federal form of government, the central government and state government discharge legislative, executive and judicial functions under their jurisdiction। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभी हम एक मतलब बेसिकली हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने देश की, अपने स्टेट्स की देख रेख करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हो ना, मतलब कि कैसे हमें गवर्न करना है किसी जगह को, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम्हें पता है ना कि हम जहाँ पे पावर की डिवीजन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the central government and state government discharge legislative, executive and judicial function under their jurisdiction। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्योंकि हम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने बीच में आधे आधे काम बांट लेती है, आधे आधे जो है चीजें बांट लेती है, लेजिस्लेटिव के भी, एक्सिक्यूटिव के भी और जुडिशियल के भी, ठीक है। तो अभी हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में देख लेते हैं। Under the federal form of government, the central and state government discharge their function in respect of legislature, executive and judiciary according to their
जुरिडिक्शन। तो बेसिकली इन्होंने लाइन वापस रिपीट कर दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के बीच में लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के जो काम है वो आपस में बांट लेती है। ठीक है, वापस सेम लाइन बोल दी गई है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं, मतलब बेसिकली स्टेट के पास जो लेजिस्लेचर का काम है हम उसके बारे में देख लेते हैं। As per the constitution, there shall be a state legislature in every state which shall comprise of the governor and the state legislatures। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए हर स्टेट में। ठीक है, अच्छा लेजिस्लेचर होता क्या है, लेजिस्लेचर क्या होता है, वो सारी बॉडीज, ठीक है, जो कि लॉ बनाने में, ठीक है, देश के लिए नए नए लॉ सोचने में या फिर नई नई पॉलिसी सोचने में जो लगी हुई है, उनको क्या, वो किसके अंडर आते हैं, वो लेजिस्लेचर के अंडर आते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का क्या मतलब है कि बेसिकली वो काम जो बेसिकली एक स्टेट, मतलब वो लोग जो कि बेसिकली स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, एक स्टेट के लॉस के लिए, एक स्टेट के ऑर्डर्स के लिए, एक स्टेट की पॉलिसीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो किसके अंडर आएंगे, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुरिडिक्शन की चीजें बांट लेने का क्या मतलब है, ऑब्वियसली कि लेजिस्लेचर तो पूरे देश में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। बांट लेने का मतलब कुछ चीजें जो सिर्फ स्टेट के लिए सोची जाएंगी, ठीक है, कुछ लॉज जो सिर्फ स्टेट के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम जरा अच्छे से देख लेते हैं। सो as per the constitution there shall be a state legislature in every state which shall comprise of the governor and state legislatures। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भैया हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या, सबसे पहले तो एक गवर्नर होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स होने चाहिए, मतलब वो लोग जो कि बेसिकली स्टेट के लिए काम करेंगे। इन सम स्टेट देयर आर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड इन सम स्टेट देयर इज ओनली 1 हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ राज्यों में जो है, कुछ स्टेट्स में जो है 2 हाउस होते हैं लेजिस्लेचर के। ठीक है, और कुछ राज्यों में जो है सिर्फ एक ही हाउस से काम चल जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ कहाँ 2 हाउसेस होते हैं। सो देयर आर 2 हाउसेस इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो यहाँ यहाँ जो है 2 हाउसेस है लेजिस्लेचर के। द फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अदर वन इज कॉल्ड इज नोन एज लेजिस्लेटिव। यहाँ पे दोनों जगह एक ही बात कही हुई है। द फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अदर वन इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, तो एक जो है, एक हाउस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उनको, एक हाउस को, और अदर दूसरा जो हाउस है उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन मध्य प्रदेश देयर इज ओनली वन लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा। ठीक है, तो क्योंकि मध्य प्रदेश, ये एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड की बुक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश जो है वो उन स्टेट्स में आती है जिनके पास सिर्फ एक ही हाउस है, और उस हाउस को क्या बोलते हैं, उस स्टेट लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं, विधान सभा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है ये बातें कि बताओ कि बेसिकली 2 हाउसेस कौन कौन से राज्यों में है, किस में नहीं है, जो भी है इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और मध्य प्रदेश में कितने हाउस हैं, कितने स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, विधानसभा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। तो इसके मैं नोट्स लिखवा देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, उसके बाद अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान मतलब बेसिकली हम विधानसभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में थोड़े 1-2 चीजें लिखवा देती हूँ।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो फेडरल जो वर्ड है वो उसका मतलब ये है कि हमने पावर को शेयर करके रखा है। ठीक है, हर फॉर्म में शेयर करके रखा है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो हम पावर शेयर करते हैं तो उसको हम लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुरिडिक्शन, ठीक है, इनके पास भी इक्वल पावर है, इनके पास भी, इनके पास भी। ठीक है, और फिर एक होती है कि वर्टिकल पे। ठीक है, वर्टिकल कैसे होती है कि एक हो गई अपनी जो भी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई, उसके ऊपर ज्यादा पावर किसके पास हो गई, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गई अपनी। ठीक है, उसके ऊपर अपनी ये यूनियन गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है ये वर्टिकल पावर डिवीजन है, ये जो है इसको हमने क्या कहा है, हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन कहा है। तो इस तरीके से जब भी पावर को हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली पावर डिवाइडेड रहेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैसे डिवाइडेड रहेंगे, मतलब इन्होंने बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, नॉट ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली ऑल द थ्री लेजिस्लेचर के देश में एक लेजिस्लेचर की नीड है। ठीक है, लॉ बनाने वालों की नीड है। तो कुछ लॉज जो है वो से अपना यूनियन गवर्नमेंट दिखेगा और कुछ स्टेट गवर्नमेंट दिखेगा। ठीक है, तो इन्होंने लेजिस्लेचर का आधा आधा काम बांटा हुआ है। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का भी यही है कि हमारे देश को एग्जीक्यूशन का नीड है, तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा, कुछ काम से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कुछ काम जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट करेगा। हम्म तो यही बात, सॉरी, तो यही बात यहाँ पर करी गई है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है कि हमारा जो काम है, हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुरिडिक्शन, ये तीन बेसिकली अपने ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, और इनके जो काम है वो मतलब दो तरीके से डिवाइडेड है, यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, अब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिख दिए हैं कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर स्टेट में जो है अपने एक स्टेट लेजिस्लेचर होना ही चाहिए, जिसमें एक गवर्नर होगा और एक स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे, मतलब कि उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो लोग होंगे। ठीक है, सेकेंडली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या, कि कुछ स्टेट्स जो हैं उनके पास दो हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट्स जो है वहां पे सिर्फ एक ही हाउस होती है लेजिस्लेचर की। अब दो हाउसेस वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, और एक स्टेट वाले जो एग्जाम्पल है वहां पे हमने देखा मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसका जो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या नाम है, विधान सभा। ठीक है, तो अब हम विधानसभा के बारे में थोड़े डिटेल में देख लेते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इन द लेजिस्लेटिव In the legislative assembly of a state, there are maximum 500 and minimum 60 members. However, Sikkim, Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh are exceptions where the number of members of the legislative assemblies is less than 60. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पैराग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेटा वाला काम ज्यादा किया गया है। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट की है, तो वहां पे क्या मन को क्या पता चल गया यहाँ से कि मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 500, और मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 60। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो 60 से भी कम है, जो कि लाजमी है, क्योंकि ये जो जगहें हैं वो काफी छोटी हैं। ठीक है, अब जब जो एरिया ही बहुत कम है जुरिडिक्शन का, तो ऑब्वियसली वहां पे उस एरिया के को मैनेज करने के, उसको एडमिनिस्टर करने के लोग भी जो होंगे वो कम ही नीडेड होंगे, राइट। तो ये एक्सेप्शंस है, तो याद रखना इन एक्सेप्शंस को। ठीक है, कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, उनमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 500, और मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 60। ठीक है, ये सबसे पहले याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्या, कुछ एक्सेप्शन है जिनके पास 60 से भी कम लोग हैं, तो वो काफी ज्यादा कोई मुश्किल स्टेट्स नहीं है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे में हमने क्या देख लिया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश ठीक ठाक है, बट चलो ये याद रख लेना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, और उसमें सीट्स किस तरीके से रिजर्व होती हैं, किन किन लोगों के लिए रिजर्व होती हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। The number of members in Madhya Pradesh Legislative Assembly is 230। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ मेंबर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वो कितने हैं, 230 लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिकली। सो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर है वो कितने हैं, 230। याद रखना, मध्य प्रदेश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मेंबर कितने हैं, 230। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ऑब्वियस सी बात है, ये हम हमेशा रहेगा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, तो उसमें सीट्स रिजर्व होती हैं एससीज के लिए और एसटीज के लिए। आई थिंक इसके लिए और इंफॉर्मेशन दी होगी, बट यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली 230 लोग होते हैं मध्य प्रदेश ये लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, सीट्स रिजर्व होती है कुछ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Members of the legislative assemblies are elected directly by a secret ballot on the basis of adult suffrage. One member is selected from each constituency. In the election, a candidate securing highest votes is declared elected. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बाय सीक्रेट बैलेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। अच्छा, एडल्ट सफरेज क्या होता है, एडल्ट सफरेज कहीं पर भी आए तो उसका मतलब होता है फेयर इलेक्शन। ठीक है, मतलब इसका मतलब बेसिकली होता है कि 1 person 1 vote। ठीक है, तो दैट व्हाट मींस फेयर इलेक्शन। ठीक है, कि भैया इलेक्शन से जब भी हम किसी मतलब सारे लोगों के मतों से जब हम किसी चीज का फैसला करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट सफरेज। सो 1 member इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है, और वो कैसे इलेक्ट होता है, जिसको ज्यादा वोट मिले वो बंदा इलेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। ठीक है, तो वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, तो बेसिकली ये हम सब जानते हैं कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो शुड हैव कंप्लीटेड 18 years of age। ठीक है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। शुड बी रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट एंड हिज हर नेम शुड बी इन द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, कि उस स्टेट के जो हो रेसिडेंट होने चाहिए, और हिज और हर मतलब ये लड़का लड़की जो भी है, जो भी कोई बंदा है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। शुड नॉट हैव been declared unfit to vote by any competent court। ठीक है, मतलब
शुड नॉट मतलब कि उस पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई कोर्ट ने ऐसा फैसला उसके ऊपर नहीं लगाया हुआ होना चाहिए कि भैया ये वोट नहीं दे सकता। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में होता होगा, कुछ क्रिमिनल्स के साथ ही होता होगा, सबके साथ तो होता नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, तुम्हारे पास एक वोटर आईडी होनी चाहिए, बेसिकली एक उसी स्टेट के होने चाहिए, और तुम्हारा नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। सो ये है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। आगे हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कि जो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली कि कोई भी इलेक्शन में अगर खड़ा हो रहा है तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 25 years ऑफ एज, 25 साल की जो उम्र है वो कंप्लीट होनी चाहिए। शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन और स्टेट, ठीक है, तो शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन स्टेट, मतलब कि बेसिकली पहले से कोई और पोस्ट पे ना हो वो बंदा। शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट टू कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब कभी उसके ऊपर कुछ उल्टे सीधे काम ना करे हो, उसने उसके ऊपर कोई फैसले ना हुए हो कि ये बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, फुलफिल्स द कंडीशंस लेड डाउन बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने कुछ कंडीशंस रखे होंगे कि भैया कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उस पे जो है खड़ा उतरना चाहिए हमारा कैंडिडेट, तो वो जाके इलेक्शंस लड़ सकता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे कहीं पर भी किसी भी पोस्ट की जब बात आती है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी ये नेता नगरी वाले काम में, कहीं पर भी, तो एक पॉइंट तो तुम लिख कर आ ही सकते हो कि क्या, कि सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके ये पॉइंट कम से कम एक नंबर तो मिल जाएगा तुम्हें। आगे देखते हैं कि शुड हैव कंप्लीटेड 25 years ऑफ एज, ठीक है, तो ये भी याद रखने की बात है कि 25 साल से ऊपर का ही आदमी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 18 मत लिख के आ जाना, ठीक है। शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि इसको पहले से कोई और पोस्ट नहीं मिली होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब कि ये बंदा खुद कहीं और कुछ और काम करता है और यहाँ पे आके इलेक्शन भी लड़ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ज्यादा केसेस नहीं होने चाहिए, मतलब उल्टे सीधे काम नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन व्हाट, फुलफिल जो भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने जो कंडीशंस ले डाउन किए हैं उस पर खड़ा होना चाहिए। आगे हम देखते हैं जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है टेन्योर, ठीक है। टेन्योर बेसिकली टाइम होता है कि कब से कब तक जो है वो ये जो बंदा है, ये जो कैंडिडेट इलेक्ट हो गया वो काम करता है। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ, तो हम कहा थे टेन्योर पे। सो a member of legislative assembly is elected for 5 years, but the governor, on advice of the chief minister, can dissolve it before completion of the term. Council of State is a permanent house, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बेसिकली टाइम की कब से कब तक जो है ये बंदा रूल कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो में तो वो बंदा जो है 5 साल के लिए हो गया है, ठीक है, मतलब अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए वो बंदा लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हो गया है, लेकिन उसका काम जो है खत्म पहले भी हो सकता है अगर गवर्नर या फिर जो चीफ मिनिस्टर ये सारे लोग जो हैं बोल दे कि नहीं नहीं इसका काम खत्म कर दो, फॉर एनी रीजन, तो ये वो पहले भी काम छोड़ सकता है, ठीक है, मतलब छोड़ के सकता है, छुड़वाया भी जा सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। वैसे कितने टाइम तक वो रहता है, अगर कोई विपत्ति नहीं आई उसके ऊपर, तो वो 5 साल तक जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रहता है, ठीक है। 6 पॉइंट पे आते हैं, राइट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज,
ठीक है, तो द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट वन स्पीकर एंड वन डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर को जो है इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स में से। The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly enjoy the same rights as enjoyed by the Speaker and Deputy Speaker of the Parliament। ठीक है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे एक भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो यहाँ पे बोला गया कि जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनमें से एक स्पीकर आता है और एक डिप्यूटी स्पीकर आता है। ठीक है, उनमें से इलेक्ट कर लिया जाता है कौन स्पीकर बनेगा, कौन डिप्यूटी स्पीकर बनेगा। ठीक है, और इसके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स के पास वो सारे राइट्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट के डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के पास होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं लिखवा दूं। काफी ये सब तो पॉइंट्स में ही दिया हुआ है। टेन्योर जो है 5 साल का है। ठीक है, राइट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो भैया यहाँ पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को उतने राइट मिलते हैं जितने कि पार्लियामेंट वाले को मिलते हैं, बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे आते हैं हम। The legislative assemblies of the state have the following powers to सबसे पहले टू फ्रेम लेजिस्लेचर, मैंने जैसे बोला था कि भैया सबसे पहला उनका काम क्या है, लॉ बनाना। तो द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव द पावर टू फ्रेम लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का काम क्या होता है, उनके पास पावर है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन मतलब कि लॉ बनाने का। कौन से सब्जेक्ट्स पे, वो सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट में दी गए हैं या फिर कॉन्करेंट। यहाँ पे ये किस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। ये पूरी कंट्री की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किन चीजों पे जो है, किन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है, ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे काम कर सकती है। वी हमने पहले पढ़ चुका है कि स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। ठीक है, स्टेट लिस्ट वो बेसिकली स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट लिस्ट करे गए हैं जिसके ऊपर फैसले लेने का हक किसको है, सिर्फ स्टेट्स को है। ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट को है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर फैसले लेने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो ये स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट, हाँ, लेकिन स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके पास क्या राइट है, वो लॉ बनाएगी किस पे, स्टेट लिस्ट पे भी और कॉन्करेंट लिस्ट पे भी। If the parliament has already framed the law on subject listed in the concurrent list, then the legislation framed by the state legislative assembly cannot be contrary to it। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमने ये चीज कॉन्करेंट लिस्ट में पहले भी पढ़ी हुई थी कि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फैसले दोनों ले सकते हैं, स्टेट वाले भी और सेंट्रल वाले भी। तो व्हाट इफ दोनों ने अलग अलग फैसले ले लिए, मतलब स्टेट ने कोई फैसला ले लिया और फिर सेंट्रल ने कोई फैसला ले लिया जो कि डिस्प्यूटेबल है, मतलब एक दूसरे को मतलब काट रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है उसको माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वही, उसी को फाइनल फैसला बोलेंगे। ठीक है, वही फाइनल मेन फैसला माना जाएगा, वह मेन डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे वापस बोली गई है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो स्टेट की गवर्नमेंट उसके खिलाफ लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फंक्शंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। वन सेकेंड, so the legislative assembly has full control over the executive. The cabinet is jointly responsible to the legislative council। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, जो कैबिनेट है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए।
ठीक है। नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कॉज द कैबिनेट टू रिजाइन by passing a vote of no confidence. The cabinet can function only till it enjoys the confidence of legislative assembly. ठीक है, तो ये चीज भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जो भी गवर्नमेंट पावर में है, वो तब तक पावर में रह सकती है जब तक कि जो सॉरी अपन मैं क्या बोल रही थी, जो भी कैबिनेट है वो तब तक पावर में रह सकता है जब तक वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है। अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये बिलीव होता है या उसको ये लगता है, मे बी उनके वजह से, मतलब उनको खुद लगता है या फिर लोगों को लगता है, लोगों के कंप्लेंट्स से उनको ये समझ में आता है, जो भी है, तो वो अगर चाहें तो कैबिनेट को खत्म कर सकते हैं। किस तरीके से? एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। तो ये हमने किसमें देखा? फंक्शन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव। थर्ड जो है वो क्या है? फाइनेंशियल फंक्शंस। ये भी हम देख लेते हैं। ओके, फाइनेंशियल फंक्शंस और फिर अदर पावर्स, ये दो पॉइंट्स हैं। The state legislative council has financial powers. The executive cannot impose any tax nor can it spend public money without the sanction of विधान सभा। ठीक है, तो फाइनेंशियल फंक्शंस की क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सॉरी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इम्पोज, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, अपने तीन ऑर्गन है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात हो रही है कि उसके पास तो कुछ फाइनेंशियल पावर्स, उसके पास तो कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं। और जो एग्जीक्यूटिव है वो कोई भी टैक्स मतलब इम्पोज नहीं कर सकता, किसके ऊपर? अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर, मतलब अपने लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, नॉर कैन इट स्पेंड पब्लिक मनी विदाउट द सैंक्शन ऑफ विधानसभा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कोई टैक्स तो इम्पोज कर नहीं सकता किसी के ऊपर, साथ ही में वो खुद कोई पैसा खर्च भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट का विदाउट द सैंक्शन ऑफ विधानसभा। जब तक विधानसभा अप्रूव नहीं करती है कि यहाँ ऐसे ऐसे पैसा खर्च करना है, तब तक अपना जो एग्जीक्यूटिव है वो पैसा भी खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है। और विधानसभा क्या है? बेसिकली लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बस इतना बोला गया है कि जब तक स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं मानता, सैंक्शन करता कोई ऑर्डर को या कोई पेमेंट को, तब तक एग्जीक्यूटिव जो है पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ अदर पावर्स जो किसी हेडिंग में नहीं आए। The elected members of the Legislative Assembly take part in the election of the President. Besides, approval of the Legislative Assemblies of the state is essential for making amendment in certain provisions of the constitutions. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो elected members होते हैं Legislative Assembly के, वो election में part लेते हैं किसके? President के। Besides, approval of the Legislative Assemblies of the state is essential for making amendment in certain provisions of the constitution. मतलब कि जो Legislative Assemblies की जो approval है, मतलब उनकी हाँ ना, उनके फैसले जो है वो काफी मायने रखते हैं, काफी अलग अलग प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशंस के। ठीक है, तो यही बस अब बोला गया है। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं वो लिखवा देती हूँ। टेन्योर तक तो अपन ने बात कर ली थी। पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, उसी के बारे में देखना है। ठीक है,